नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात, एक मौत जो 6 साल पहले हुई, लेकिन उस मौत को लेकर गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। अभी भी उस कहानी को लेकर कई सारे सवाल हैं। दिशा सालियान की मौत की कहानी, यह कहानी वैसी नहीं है जैसी पिछले 6 साल से बताई जा रही है। क्या मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी में झोल है? क्या परिवार के आरोपों को किसी साजिश के तहत मुंबई पुलिस ने नजरअंदाज किया? क्या दिशा सालियान की मौत के पीछे प्रभावशाली लोगों का हाथ था? और ये सभी सवाल एक बार फिर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद मुंबई पुलिस की जांच पर हैरानी जताई है। दिशा के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से गंभीर सवाल पूछे हैं। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिशा सालियान की मौत का सच सामने आने वाला है। दिशा की मौत के जिम्मेदार लोग अब बेनकाब होने वाले हैं। दिशा केस में मुंबई पुलिस की जांच फिर सवालों के घेरे में है। आत्महत्या वाली थ्योरी पर मुंबई पुलिस को बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार। 6 साल बीत गए, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। दिशा सालियान की मौत आत्महत्या या फिर हत्या? जिस केस को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या बताकर लगभग बंद कर दिया, अब उसी केस में मुंबई पुलिस की जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिशा केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अगर पिता को मौत पर शक था तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? जरूर 100% जगह है उम्मीद। और मैं भी बोलता हूँ, मैं खुद कंप्लेंट कर रहा हूँ, मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इन लोग पुलिस क्यों नहीं ले रही है? एफआईआर लेने की जरूरत ही है ना उनका। एटलीस्ट अभी तो कोर्ट ने बोला एफआईआर लेना पड़ेगा करके। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिशा के पिता सतीश सालियान अब खुलकर मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। पिता ने फिर दावा किया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे केस को आत्महत्या का रूप दे दिया। अपनी याचिका में सतीश सालियान ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की है। आदित्य ठाकरे के एफआईआर मींस आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट अपने पास प्रूफ है, हमने देखा है, इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग। बेटी के मर्डर में आदित्य ठाकरे का हाथ है, आप बोल रहे हैं? जरूर 100%। हम लोग चाहते हैं आदित्य ठाकरे को बचाए, इसके लिए एफआईआर नहीं किया हम लोग ने, ऐसा हो गया। वहीं सतीश सालियान के वकील भी मुंबई पुलिस की पूरी जांच पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वकील नीलेश ओझा का दावा है कि मुंबई पुलिस ने शुरुआत से ही सही दिशा में जांच नहीं की, महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और आत्महत्या की थ्योरी को ही अंतिम सच मान लिया गया। मर्डर हुआ है या गैंगरेप हुआ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी हो, आपका एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का इंक्वायरी का कंक्लूजन कुछ भी हो, आप केस क्लोज नहीं कर सकते। आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये लॉ स्पेसिफिक है। मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया, तो बाद में कोर्ट ने उनको पूछा कि आप बताइए, जब उनके पिताजी कह रहे हैं कि मेरे लड़की के साथ में अत्याचार हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, आपको किसने रोका एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने से? लेकिन सबसे बड़ा झटका अब खुद बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी से लगा। अदालत ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए मुंबई पुलिस से पूछा है कि अगर पिता हत्या की आशंका जता रहे थे तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? दिशा के पिता के आरोपों को नजरअंदाज क्यों किया गया? पुलिस दिशा की मौत को हादसा क्यों मानती रही? हत्या की आशंका पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? परिवार को दस्तावेज देने में पुलिस को दिक्कत क्या थी? 14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का जिक्र क्यों नहीं है? यही वो सवाल है जिसने मुंबई पुलिस की पूरी जांच को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि उस वक्त की उद्धव सरकार ने दावा किया था कि मामले की 2 बार जांच कराई गई थी, लेकिन दोनों बार निष्कर्ष आत्महत्या ही निकला था। लेकिन दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का आरोप बिल्कुल उल्टा है। दावा है कि पुलिस के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया, दिशा की मौत के वक्त की तस्वीरों में बदलाव किया गया, प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने उनको पीपी को बोला, देखिए आपका पोस्टमार्टम
और ये जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड और ये जो फोटो मैं देख रही हूँ, इस पे से क्लियर साबित होता है कि ये केस 14वें माले से गिर के सुसाइड का नहीं है, क्योंकि ये आप फेस देखिए, एक भी इंजरी नहीं है। दिशा केस में मुंबई पुलिस की जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल है कि मुंबई पुलिस ने दिशा के परिवार के आरोपों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या प्रभावशाली लोगों के दबाव में जांच को प्रभावित किया गया? आपको बता दें कि दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। 8 जून 2020 को उनकी मौत हुई थी और इसके कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई। इन दोनों मामलों को लेकर कई तरह के दावे किए गए। अब सवाल यह है कि अगर दिशा ने आत्महत्या नहीं की थी तो फिर उसकी मौत के पीछे कौन था? अगर परिवार के आरोप सही हैं तो 6 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर पुलिस की जांच सही थी तो हाईकोर्ट को गंभीर सवाल क्यों पूछने पड़े? फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त तय की है। अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हैं। देखना होगा कि दिशा की मौत के मामले में अब आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिशा की मौत का सच क्या, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, लेकिन यूपी से एक ऐसा सच सामने आया है जिसने सियासत के कई चेहरों को बेनकाब कर दिया। संभल हिंसा का वो काला सच अब आधिकारिक तौर पर देश के सामने है, जिसे अचानक भड़का गुस्सा कहा जा रहा था। यूपी विधानसभा में रखी गई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने इस थ्योरी को ध्वस्त कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। कानून व्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए बाहरी जिलों से गाड़ियों में भर भर कर दंगाई बुलाए गए थे। और सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि इस खूनी खेल के तार सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल पर भीड़ को भड़काने और सिस्टम को चुनौती देने के गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष। 24 नवंबर 2024 संभल की गलियों में लहराते अवैध असलहे, खाकी पर बरसते पत्थरों के पहाड़ और जलती हुई गाड़ियां। विपक्ष ने इसे मुसलमानों पर जुल्म कहा, समाजवादी पार्टी ने इसे पुलिसिया तानाशाही का नाम दिया। संसद से सड़क तक छाती पीटी गई, विक्टिम कार्ड खिला गया। लेकिन आज संभल हिंसा पर आई उच्च स्तरीय न्यायिक रिपोर्ट ने उस लाल टोपी के नीचे छिपे दंगाइयों के असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। इंसाफ के तराजू ने साफ कर दिया है कि संभल में जो हुआ वो अचानक भड़का गुस्सा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को मजहबी आग में झोंकने की एक खूनी और सुनियोजित साजिश थी। जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग की 121 पन्नों की रिपोर्ट गवाही दे रही है कि नफरत की ये बिसात महीनों पहले बिछाई गई थी। कानून अपना काम कर रहा था, अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा था, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों को यह रास नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक जामा मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच जानबूझकर भ्रामक और झूठी अफवाहें फैलाई गईं। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल नमाज के लिए नहीं बल्कि दंगाइयों को लामबंद करने के लिए किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी बल्कि दंगाइयों के आपसी अवैध हथियारों की थी। उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और सामान लूटने की भी कोशिश की। हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए, 7 को गोली लगी। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को प्रभावी और संयमित बताया। सवाल सीधा है, अगर ये दंगा अचानक था तो महज कुछ घंटों में पत्थरों के गोदाम और अवैध हथियारों के जखीरे कहां से आ गए? अब देखिए इस खूनी खेल के असली किरदारों को। ये है समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा नेता सुहेल इकबाल। न्यायिक रिपोर्ट ने सीधे उंगली इन रसूखदार चेहरों पर उठाई है। जो नेता कैमरे के सामने आकर संविधान की दुहाई देते हैं, वो पर्दे के पीछे दंगाइयों की पीठ थपथपा रहे थे। जब संभल जल रहा था, जब 4 बेगुनाहों की जानें जा रही थी, जब यूपी पुलिस के जवान लहूलुहान हो रहे थे, तब ये सफेद पोश नेता अपने वोट बैंक का हिसाब लगा रहे थे।
अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इन्होंने पूरे संभल को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। सदन के पटल पर रखी गई रिपोर्ट और आप सबके माध्यम से जन जन तक जाएगी। कैसे दंगों की आड़ में ये हिंदुओं की हत्याएं करते थे, कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दंगाइयों का संरक्षण करती थी, यह रिपोर्ट के माध्यम से आप सबके जरिए जनता तक हम लोग पहुंचाने का। साजिश की जड़ें सिर्फ संभल की सीमाओं तक सिमटी नहीं थी। न्यायिक आयोग ने एक ऐसा खुलासा किया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। संभल में तबाही मचाने के लिए मुरादाबाद और आसपास के जिलों से पेशेवर उपद्रवियों को बकायदा गाड़ियों में भरकर इंपोर्ट किया गया था। यही नहीं, रिपोर्ट ने संभल के बदलते डेमोग्राफिक शिफ्ट पर गहरी चिंता जताई है। एक खास रणनीति के तहत वहां आबादी के संतुलन को बदला गया ताकि वक्त आने पर पुलिस और प्रशासन को घुटनों पर लाया जा सके। सपा का यही माफिया और दंगाई प्रेम आज उत्तर प्रदेश के लिए नासूर बन चुका है। याद कीजिए अखिलेश यादव के वो आंसू, याद कीजिए कैसे पूरी समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों को मजलूम और पुलिस को गुनहगार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन आज जब इस निष्पक्ष आयोग ने साफ कर दिया कि मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी बल्कि दंगाइयों के आपसी अवैध हथियारों की थी, तो सपा का ये डिफेंस पूरी तरह ढह गया है। आज जब एक रिटायर्ड जज, एक पूर्व डीजीपी और एक पूर्व आईएएस अधिकारी के निष्पक्ष आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, तो विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया है। लेकिन ये सीएम योगी आदित्यनाथ का दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। यहां दंगा भड़काने वाले चाहे जितने बड़े रसूखदार सांसद या विधायक हों, कानून उनके घरों को भी पाताल से ढूंढ निकालेगा। संभल की ये रिपोर्ट सिर्फ एक जांच का नतीजा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के हिंसक और तुष्टीकरण के चरित्र का वो दस्तावेजी सबूत है जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको आगाह करने वाली खबर, सावधान करने वाली खबर। सावधान हो जाइए, क्योंकि जो हल्दी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है वो आपकी जान भी ले सकती है। कानपुर से एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां एक ऐसी मसाला फैक्ट्री पकड़ी गई है जहां असली हल्दी का एक दाना तक नहीं था, सिर्फ टूटे हुए चावल और केमिकल वाले पिंड से पीला जहर तैयार हो रहा था, जिसकी एक चुटकी आपकी सेहत को बहुत खराब करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर का पनकी इलाका। अमूमन यहां फैक्ट्रियों में कई जरूरी सामान बनते हैं, लेकिन स्वराज नगर की इस बंद गली के भीतर इंसानी जिंदगियों को मौत बांटने का काला कारोबार चल रहा था। सीक्रेट इनपुट के आधार पर जब जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ इस फैक्ट्री पर धावा बोला, तो अंदर का नजारा देखकर खुद अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ धूल, गंदगी और मशीनों में धड़ाधड़ पीसा जा रहा था एक ऐसा केमिकल जो दिखने में हूबहू भारतीय रसोई की शान कही जाने वाली हल्दी जैसा था, लेकिन असल में वो मौत का सामान था। इस छापेमारी में करीब 5,86,000 की नकली हल्दी जब्त की गई। 77 बोरी कबाड़ चावल बरामद किया गया। 42 बोरी तैयार नकली हल्दी जब्त की गई। साथ ही भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल कलर भी जब्त किया गया है। कुछ एसेंस और कलर मिला के हल्दी बना रहे हैं और इनके पास मिर्चा भी है जिसमें भी रंग की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। इस तरह से करीब 4 लाख से अधिक का माल यहाँ पे सील किया गया है और इनकी हल्दी के, चावल के, कलर के यहाँ से संग्रह किए गए हैं, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। इनके लाइसेंस को इनकी ये कंडीशन देखते हुए निलंबित किया जाना प्रक्रियागत है। मसालों के इस कारखाने में शुद्धता का दावा करने वाले बड़े बड़े बोर्ड तो टंगे थे, लेकिन जब अफसरों ने पूरी फैक्ट्री का कोना कोना छान मारा तो हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां साबुत हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा भी बरामद नहीं हुआ। तो फिर आखिर हल्दी बन कैसे रही थी? अब इस खौफनाक खेल को समझिए। दरअसल यहां बाजार से सबसे घटिया दर्जे का रिजेक्टेड टूटा हुआ चावल यानी ब्रोकन राइस कौड़ियों के दाम खरीदा जाता था। उस चावल को मशीनों में बारीक पीसने के बाद उसमें लेड क्रोमेट और मेटानिल येलो जैसे खतरनाक सिंथेटिक केमिकल लिक्विड कलर्स मिलाए जाते थे और असली हल्दी की खुशबू देने के लिए इसमें टर्मरिक ऑयल एसेंस का छिड़काव किया जाता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नकली हल्दी में इस्तेमाल होने वाले इन केमिकल से लीवर और किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकते हैं। लंबे समय तक इसके सेवन से पेट का कैंसर और नर्वस सिस्टम फेल होने का खतरा बना रहता है। यानी जो हल्दी आप खा रहे थे
वो न सिर्फ रंगा हुआ कबाड़ चावल था बल्कि आपकी सेहत के लिए एक पीला जहर था। प्रशासन ने इस पूरे कारखाने को सील कर दिया है और इसका लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौके से हल्दी, मिर्च, धनिया और उन घातक रसायनों समेत कुल 6 संदिग्ध सैंपल लेकर तत्काल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक फैक्ट्री का नहीं है, सवाल उन हजारों थोक और रिटेल दुकानदारों का भी है जो इस फैक्ट्री से सस्ते दामों में नकली हल्दी खरीदकर ब्रांडेड पैकेटों में भरकर या खुला सीधे आम जनता की थाली तक परोस रहे थे। खाद्य विभाग अब इस पूरे सप्लाई चेन और नेक्सस को खंगालने में जुट गया है ताकि इस रैकेट की जड़ों को पूरी तरह उखाड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर बांग्लादेश से। शाकिब के घर में आग लगाने की कोशिश की गई है। शाकिब के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। शाकिब हसन के घर पथराव और तोड़फोड़ भी की गई है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये क्या उन कट्टरपंथियों की तरफ से जो हमला है, ये इसलिए क्योंकि शेख हसीना की वर्चुअली पीसी में वो शामिल हुए थे। मागुरा स्थित घर में आग लगाने की कोशिश की गई। शाकिब हसन के घर पथराव और तोड़फोड़ की घटना। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर हैं शाकिब अल हसन, और देखिए किस तरह से शाकिब के घर आग लगाने की कोशिश की जाती है। पेट्रोल बम से हमला किया गया। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर, वो क्रिकेटर जो बांग्लादेश की टीम के लिए खेलते हैं, बांग्लादेश की टीम के लिए कभी वो खेलते रहे, बांग्लादेश अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए मेहनत करते रहे। लेकिन उन कट्टरपंथियों को देखिए कि अगर वो शेख हसीना की वर्चुअली पीसी में शामिल हुए थे तो उसका इंतकाम कैसे लिया जा रहा है। इंतकाम देखिए कैसे लिया जा रहा है कि उसके घर में आग लगा दो, पेट्रोल बम से हमला करो, पथराव करो, तोड़फोड़ करो। और ये बांग्लादेश है, और ये बांग्लादेश की तस्वीरें हमने लगातार पिछले 2 सालों से देखा है किस तरह से वहां अराजकता की स्थिति बनी हुई। कट्टरपंथी जब चाहे जिसके घर को आग लगा देते हैं, जब चाहे जिसे चाहे मार देते हैं, जब चाहे जिसे चाहे उसे बीच रास्ते सरे राह जला देते हैं। और आज देखिए शाकिब अल हसन के घर पर यह हमला किया गया। अगली खबर झारखंड से। झारखंड के बोकारो से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। मामूली विवाद, और ये मामूली विवाद ऐसा खूनी बना कि एक ही परिवार के 3 लोगों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया। खेत जाने निकले पति पत्नी और बहू पर पड़ोसी ने ताबड़तोड़ हमला किया। गांव में चीख पुकार मच गई और 3 लाशें बिछ गई। और वारदात के बाद आरोपी खुद पुलिस के सामने पहुंच गया। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पड़ोसी ही जल्लाद बन बैठा। खेत की ओर बढ़ते कदमों को क्या पता था कि मौत रास्ते में उनका इंतजार कर रही है। बोकारो के नावाडीह थाना क्षेत्र के कुकुरनिलवा गांव में एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी शक्ल ले ली। पड़ोसी राजू सिंह ने टांगी उठाई और एक ही परिवार पर टूट पड़ा। गांव के रहने वाले जानकी महतो, उनकी पत्नी और बहू धान रोपने के लिए खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले राजू सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सबसे पहले आरोपी ने जानकी महतो पर हमला किया। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। पति को बचाने दौड़ी पत्नी भी आरोपी के निशाने पर आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच बचाव करने पहुंची बहू पर भी आरोपी ने वार कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे भी बचा नहीं सके। तो धान खेत रोपने के लिए अचानक ये गया और जाके पीछे से कुल्हाड़ी से गला काट दिया। माँ बाप को वहीं एक्सपोर्ट डेथ हो गया। कुछ ही मिनटों में एक ही परिवार के 3 सदस्य हमेशा के लिए खामोश हो गए। गांव में मातम पसर गया। हर तरफ चीख पुकार और दहशत का माहौल बन गया। आरोपी राजू सिंह सड़क पर घटना को अंजाम देने के बाद हाथ में टांगी लिए घूमता रहा। डर से लोग सामने नहीं जा पा रहे थे। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता था वो उसकी तरफ टांगी लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत देर तक शव घटनास्थल पर ही पड़े रहे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि कुछ देर बाद आरोपी राजू सिंह खुद पुलिस के सामने पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में आपसी विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन हत्या की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है। हम लोगों ने तुरंत उसमें FIR रजिस्टर्ड कर जो आरोपी है राजू सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया है।
राजू सिंह बेसिकली शराबी प्रवृत्ति का आदमी है। शुरू से इसका रिकॉर्ड मारपीट करना रहा है। घर में भी अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ यह शराब पीकर मारपीट करते आ रहा है, जिसके कारण पूर्व में इसके माता पिता भी घर छोड़कर चले गए थे। एक मामूली विवाद, 3 बेगुनाह जिंदगियां और उजड़ गया पूरा परिवार। अब गांव में पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह का तनाव न फैले, लेकिन इस ट्रिपल मर्डर ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि गुस्से की एक चिंगारी कब पूरे परिवार की जिंदगी को राख बना दे, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर यूपी से। यूपी के कैराना पलायन कांड का मुख्य आरोपी मुकीम काला गैंग का खूंखार शूटर 1 लाख का इनामी बदमाश फुरकान उर्फ फैमू मारा गया। शामली पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। फुरकान लंबे समय से फरार चल रहा था और हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत 30 से अधिक गंभीर मामलों में उसकी तलाश थी। गन्ने के खेत, चारों तरफ पुलिस का घेरा, हथियारों से लैस जवान और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। यूपी के शामली के झिंझाना इलाके में उस वक्त हाई वोल्टेज इनकाउंटर शुरू हुआ जब पुलिस की संयुक्त टीम का सामना 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान उर्फ फैमू से हुआ। यही वो फुरकान था जिसका नाम कैराना पलायन कांड के प्रमुख आरोपियों में शामिल रहा। यही वो खूंखार बदमाश था जिस पर व्यापारियों से रंगदारी वसूलने, हत्या, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और यही वो अपराधी था जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि फुरकान झिंझाना थाना क्षेत्र के रंगाना गांव के जंगल में छिपा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस और फुरकान का आमना सामना हो गया। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरता देखकर फुरकान ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में फुरकान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जानकारी एसएचओ को थी भी कि एक बड़ा बदमाश है, तो पूरी टीम को उन्होंने अलर्ट किया। हमारी टीम यहाँ पे आई और इसने करीब पुलिस पे 5 या 6 राउंड फायरिंग किया जानलेवा इसने, और पुलिस की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल, जहां उसकी मौत हो गई है। ये हालांकि पुलिस के लिए ये मुठभेड़ इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब पुलिस का सामना बदमाशों से हुआ तब उन्हें भी अंधाधुंध गोलियों का सामना करना पड़ा। इस गोलीबारी में हेड कांस्टेबल हरविंदर सिंह के पेट में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एसओजी प्रभारी, थाना अध्यक्ष बाबरी और थाना प्रभारी झिंझाना तीनों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी बदमाशों की गोलियां लगी। पुलिस का भी मानना है कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हमारा एक मुख्य आरक्षी है स्वाट का हरविंदर, वो गंभीर रूप से घायल, उसके पेट में गोली लगी है, लेकिन इसमें एडमिट है अस्पताल में, वो ठीक चल रहा है। और इसकी फायरिंग में हमारे 3 जो है 2 एसएचओ बाबरी और झिंझाना प्रभारी स्वाट, बाल बच्चे, उनकी भी गोली लगी हुई है इनके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फुरकान कुख्यात गैंगस्टर मुकीम काला के गिरोह से जुड़ा था। ये गिरोह शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सक्रिय है। ये गिरोह संगठित अपराध, रंगदारी और हत्या जैसी घटनाओं में सक्रिय है। फुरकान लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा था। फुरकान की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। फुरकान पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मौके से देशी कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। हालांकि फुरकान का एक साथी गन्ने के खेतों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। बड़ा अपराधी हमारे जनपद में रुका बचा हुआ था ये,
इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है। करीब 20-22 जिंदा कारतूस हैं, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से हैं। एक बाइक बरामद हुई है। फुरकान पर आरोप है कि उसने साल 2014 में व्यापारी नेता विनोद सिंघल की कथित तौर पर रंगदारी नहीं देने पर हत्या कर दी थी। इसके अलावा कैराना के चर्चित दोहरे हत्याकांड में भी फुरकान का नाम सामने आया था। एनडीपीएस एक्ट में फुरकान को 10 साल की सजा भी हो चुकी थी। बहरहाल शामली पुलिस इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता बता रही है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। मुठभेड़ के बाद पुलिस फुरकान के आपराधिक नेटवर्क और गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।